हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स वालों के लिए, क्योंकि पिछली वीडियोस में आपने हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने पिछले सेट तीन है ना, सेट 1 2 3 है ना, 1 2 3 तीनों सेटों के हमने एमसीक्यूज के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि बहुत एमसीक्यूज में दिक्कत देते हैं और ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप आज सेट 4 5 और 6 इन तीनों सेटों को भी ख़त्म करेंगे और इनके एमसीक्यूज भी हम फटाफट से देखते हैं। और 2022 का हम देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सबसे पहला जो सेट 4 का है, 2022 में आया ये, का बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। तो दो बराबर द्रव्यमान के गोले हैं, है ना। दो बराबर द्रव्यमान के क्या हैं, गोले हैं। देखो यहां लिख देता हूं, दो बराबर द्रव्यमान के गोले हैं, इनका द्रव्यमान कैसा है, सेम है। अब इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। ये तो बोल दिया उसने कि दो बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। पहले तो इनका द्रव्यमान क्या था, बराबर था, मतलब एम एम था, है ना। ध्यान से समझना, द्रव्यमान कितना, एम एम। अब इनको क्या दिया गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया। यदि आवेशन के पश्चात, आवेशन क्या होता है, आवेश देना, तो आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए एवं एम ई हो, तो इसके द्रव्यमान हो गया एम ए और इसका द्रव्यमान हो गया एम बी। मतलब पहले तो इनका द्रव्यमान एम था दोनों का, लेकिन हमने जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया और इसको माइनस क्यू आवेश दिया तो इसका एम ए हो गया और इसका एम बी हो गया। तो एम ए एवं एम बी में क्या संबंध होगा, तो देखते हैं एम ए और एम बी में क्या संबंध होगा। फर्स्ट, एम ए दोनों बराबर होंगे। अगर इसको प्लस क्यू दिया गया है, इसको माइनस क्यू दिया गया है, एम ए ज़्यादा होगा, एम ए कम होगा एम बी से, या फिर एम ए बहुत ज़्यादा होगा एम बी से। तो ध्यान से समझिएगा, आपको पता होगा भाई, बहुतों पे ये एमसीक्यू समझ में ही नहीं आएगी इसका आंसर क्या होगा या कैसे होगा। बस रटना नहीं है आपको, आपको समझना है क्या, आपको पता होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। क्यों, क्योंकि हमने प्लस क्यू आवेश दिया है और माइनस क्यू आवेश दिया है। तो यदि प्लस क्यू आवेश दिया है तो प्रोटोनों की संख्या दी है ना, और माइनस क्यू आवेश दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। इलेक्ट्रॉनों का जो लगभग लगभग आपका द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 कुछ होता है किलोग्राम में। और प्रोटोनों पे कितना होता है, 1.67 इंटू 10 कुछ होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा कौन है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बड़ा है किलोग्राम में, है ना। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ज़्यादा है तो हमने जिसको माइनस क्यू आवेश दिया है वो बड़ा होगा, है ना। माइनस क्यू आवेश दिया है बड़ा होगा, तो प्लस क्यू आवेश छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं एम बी इज ग्रेटर देन, एम बी इज ग्रेटर देन एम ए। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, एम बी इज ग्रेटर देन एम ए, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में, बहुत ही ईजी था। देखो नेक्स्ट है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। प्रकाश किरण सब सघन माध्यम से जा रही है विरल माध्यम में। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। ये वाली बात आपने पढ़ रखी है कि क्रांतिक कोण तो बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, क्या कि क्रांतिक कोण में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण आर जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। बहुत ही ईजी है। इसके बाद है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाषाण श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगा। तो देखो न्यूनतम कभी भी आ जाए तो आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको पाषाण श्रेणी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पाषाण श्रेणी की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल्स टू कैपिटल आर 1/3² माइनस 1/n²। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि तीस उच्च जो परमाणु है वो उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे में आता है पाषाण श्रेणी में, है ना। अब यहाँ चौथे से आ रहा होगा, चौथा पांचवा और डैश डैश इनफाइनाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। तो कभी भी आपको मिनिमम निकालना है, कम से कम निकालनी है, तो एन ये कहाँ से लिखोगे, इनफाइनाइट लिख दोगे, इनफाइनाइट लिख दोगे एन की जगह पे। तो क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/3² माइनस 1/इनफाइनाइट। चार पे सबसे अधिकतम होगा और इनफाइनाइट पे सबसे कम होगा। चार पे सबसे अधिकतम होगा एन और इनफाइनाइट पे सबसे कम होगा। तो हम कह सकते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/9 हो जाएगा, माइनस में 1/0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/λ इज इक्वल्स टू r/9, और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू हो गया 9/r। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य के लिए 9/r हो गया। देखा कितना ईजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9/r, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट है, किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के
उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है, पहले मैं आपको ये दोनों बता देता हूँ नीचे वाले, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो पहले इस वाले को देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई एवं बी हैं, तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों सदिश होते हैं, वेक्टर होते हैं, ई एवं बी। और कभी भी आपको दिशा के लिए बोल दिया जाए तो वो हमेशा किसके द्वारा होगी, ई क्रॉस बी के द्वारा, क्योंकि क्रॉस में ही आप जानते हैं एन क्या पता था, एकांक सदिश जो दिशा को प्रदर्शित करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग v से गति कर रहा है ना। आवेश पर लगने वाला बल का मान बताना है, आवेश पर लगने वाले बल का मान बताना है। तो आवेश Q जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, F इजिकल्स टू क्या होता है, F इजिकल्स टू क्यू वी बी और साइन थीटा। यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल होता है, V और B के। तो हमने देखा वो जो V है, समांतर वेग V से गति कर रहा है, वो B के समांतर है। समांतर में थीटा कितना होता है, 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो F कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, बहुत ही ईजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आइए अब ये घ वाले को समझते हैं। देखिए उसने क्वेश्चन बोला है कि किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन क्या होता है, W होता है। क्या होता है, W दे रखा है आपको, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। उसने बोला है शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। क्या बोला उसने, ध्यान से देख लो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कार्यफलन दे रखा है और शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा पूछी है उसने। तो लैम्डा कैसे निकालोगे भाई, ध्यान से समझ लो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला कि लैम्डा कैसे निकालना है आपको। तो देखो लैम्डा कैसे निकालेंगे, W इजिकल्स टू क्या होता है, H न्यू नॉट होता है या न्यू बोल सकते हैं। तो W इजिकल्स टू HC अपॉन लैम्डा होता है, न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा आ जाता है। लैम्डा इजिकल्स टू निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, HC अपॉन W हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34। इंटू में प्रकाश की चाल तो हर कोई जानता है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। और अपन में W कितना दे रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, सिंपल। तो इसको करने के लिए क्या, जूल में कन्वर्ट करोगे, सॉरी। तो इसमें क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए। तो 10 टू दी पावर माइनस के 19। इसके बाद भाई इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, आप इजी समझ सकते हो, इसको सॉल्व करना आपको आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 3.103 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 मीटर कुछ आएगी। तो आपने देखा इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3103 और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, जिसे हम एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, है ना, मीटर, इसे हम एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। तो 3103 कौन सा ऑप्शन है, 3103। तो 3103 या 3108 एक ही बात है। ये कितना है, ये वाला थर्ड वाला हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट हमारा आ गया। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से हमने इसके सारे, इस सेट के सारे हमने MCQ कर लिए। आइए सेट 5 पे चलते हैं। तो देखिए सेट 5 भी है भाई हमारे पास। सेट 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए कैसे, सबसे पहला दे रखा है F फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। तो हमने देखो इसको डायग्राम से समझना है, कुछ नहीं करना आपको, बस डायग्राम से समझना है। एक उत्तल लेंस है और इसके संपर्क में रख दिया एक अवतल लेंस, ऐसे करके, है ना, संपर्क में रख दिया गया है। समझना मेरी बात को। इसकी जो फोकस दूरी कितनी है, F है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 2F है। आ गई मेरी बात समझ में, दोनों संपर्क में आ गए, क्लियर है। इसके बाद देखो अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, आपको पता है फॉर्मूला। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f इजिकल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ये होता है कि नहीं होता है। अब जब आपने देखा ये होता है तो आप क्या करोगे, 1/f इजिकल्स टू, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 1/f। अब ध्यान रखिएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी लेते हैं, ऋणात्मक, तो -1/2f हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो भाई। कैसे एलसीएम लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो इसका मल्टीप्लाई 2f का 1 से हो जाएगा 2f, माइनस f का इधर हो जाएगा f, अपॉन में 2f इंटू एफ। 2f इंटू एफ कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर। देखो 2f में से f गया तो कितना बचा, f बचा, और 1 अपॉन में 2f स्क्वायर। एक इससे ये कट जाएगा तो 1/2f बचा, है ना, 1/2f बचा। देखो ये किसकी वैल्यू बराबर आया है, 1/f बराबर 1/2f के। तो हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f किसके बराबर आ गया, f जो है किसके बराबर आ गई, संयुक्त फोकस दूरी, वो 2f के बराबर आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2f। देखा कितना इजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 2f। तो आपका सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान क्या होगी। देखो वैसे तो इसकी वीडियो बहुत अच्छे से आएगी, मैं अभी ग्राफ के लिए वीडियो बनाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स के ग्राफ्स हैं उनकी वीडियोस बनाने वाला हूँ। बाकी आपको समझना है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट, ये ग्राफ होता है ना, और इसकी जो ग्राफ की प्रवणता होती है वो tan थीटा इक्वल टू h/e याद रखनी है। क्या होती है, h/e। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड h/e हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब आता है नेक्स्ट, प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनति है। देखिए भाई कितना इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा कि पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत। अग्र अभिनत क्या होता है, फॉरवर्ड बाइज्ड। फॉरवर्ड बाइज्ड के लिए भाई अगर आपको पीएन संधि डायोड नहीं पढ़ा है तो मेरी चैनल पे 2 वीडियोस पड़ी हैं जो कि बहुत अच्छी सी हैं, आपको समझ में आ जाएगा पीएन संधि डायोड, तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना। क्या होता है अग्र अभिनति, जब पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो ध्यान से देखो भाई, है ना, ध्यान से देखो इसमें कौन सा पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से है। तो यहाँ इस सबसे पहले नीचे से देखते हैं, यहाँ पर देखो ये एन है, एन किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो ये कैसा हो गया, रिवर्स बाइस। यहाँ पर पी है, पी किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, ये कैसा हो गया, रिवर्स बाइस। यहाँ पर पी नेगेटिव से जुड़ा है, किससे हो गया, रिवर्स बाइस। और यहाँ पर एन नेगेटिव से जुड़ा है, एन किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखा कितना ईजी है ना। इसके बाद है, दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। देखिए हर सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं, तो ध्यान से समझो। दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। हमारा कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखो उसने क्या बोला, दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए। तो इसका मतलब पहले ये के परावैद्युतांक के माध्यम में नहीं थे, अब इसमें इसको किस में रख दिया गया, नया जो बल होगा उसको एफ 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसमें रख दिया जाए। तो नया बल क्या होगा, उसने ये पूछा है ना, क्या होगा, तब यह बल होगा, तब ये नया बल क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना, आपको दोनों का डिवाइड दे देना है। जब दोनों का डिवाइड दोगे तो Q1 Q2 से के कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और ये जो के है ε0 खत्म हो जाएगा, ये जो के है वो ऊपर पहुंच जाएगा, के का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब के ऊपर चला जाएगा तो एफ अपॉन एफ डैश, एफ अपॉन एफ डैश इजिकल्स टू हो जाएगा के। अब मैं कहूँ एफ डैश को उधर भेज दो, के को नीचे भेज दो, तो एफ डैश इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में के हो जाएगा। क्या हो जाएगा नया बल, एफ अपॉन में के हो जाएगा। देखा कितना ईजी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घ का चौथा, एफ अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, कितना ईजी था। इसके बाद है, एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। एक एल लंबाई का तार लिया और उसको वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया। कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आपने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट पाई आई अपॉन में एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई आई अपॉन में एल। एल की जगह पे क्या है, अब ध्यान करो, एल की जगह पे क्या होता है, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा गया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्चुअली में इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है बी इजिकल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। लेकिन इसने क्या करा है, इसने बहुत देखो चालाकी चलाई है, म्यू नॉट पाई आई और अपॉन में एल लिख दिया है। तो क्या आप उसने क्या करा है, एल यानी कि हम जिसका इंटीग्रेशन करते थे 2πr आता था, तो यहाँ पर एल की जगह 2πr रख दो, क्योंकि परिधि तो है म्यू नॉट पाई आई और अपॉन में 2πr, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा। ठीक है, तो वही लौट के आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा म्यू नॉट पाई आई अपॉन में एल। देखिए कितना ईजी है भाई, पागल बना रहा है ये। इसके बाद है च, यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती हैं तब। अब इसमें आपको भाई याद रखना है, मैंने बताया था ये वैद्युत चुंबकीय तरंग वाला चैप्टर है। मैं इसकी तरंगों के लिए आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा क्या होता है। देखो आपको इसमें समझना है कि जो हमारी λ3 है यानी कि सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य, उसके बाद है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य, और उसके बाद दृश्य प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य। तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सूक्ष्म तरंगों की होती है। किसकी होती है, सूक्ष्म तरंगों की। उसके बाद होती है दृश्य प्रकाश की, और उसके बाद होती है एक्स किरणों की। तो इसका आंसर हो जाएगा λ3 बड़ा होगा, फिर λ1 होगा, फिर λ2, तो इसका हो जाएगा चौथा, λ3 λ1 और λ2। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसका हो जाएगा चौथा। तो इस तरीके से हमने सेट 5 के भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कर लिए। आइए फटाफट से सेट 6 के भी देखते हैं। देखिए ये रहा भाई सेट 6। तो सेट 6 में देख लो भाई, सबसे पहला क्या है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। आपको याद रखना भाई, किस श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। अधिकतम विचलन का मतलब क्या हो गया, है ना, अधिकतम विचलन का मतलब कौन सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो आपको पता होगा विबग्योर बनता है ना, आपने देखा होगा कि आपका विबग्योर बनता है तो सबसे ज्यादा नीचे से मुड़ता है वो, है ना, सबसे ज़्यादा नीचे से मुड़ता है, मतलब सबसे कम रेड मुड़ती है और सबसे ज़्यादा वॉयलेट मुड़ती है, नीचे से विबग्योर बनता है। तो आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। इसके बाद है बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। हमेशा याद रखना है वैद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। तो कुंडली का आपको क्या निकालना है,
प्रेरण प्रतिघात निकालना है। अभी मैं समझाता हूँ, पहले आपको ये बता दूं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, क्या होता है? विद्युत रोधी। ये तो आपको बहुत बार पता है। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाला कण है। तो इसमें देखो, आई थिंक इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसमें मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, न्यूट्रॉन दे रखा है इन्होंने, तो इसको मैं चेक कर लूंगा एक बार। उसके बाद है संतुलित वीडस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर उसने हर जो PQRS होता है ना वीडस्टोन में, उसकी जगह पे जो प्रतिरोध दे रखा है वो R दे रखा है, कैपिटल R, है ना। संतुलित वीडस्टोन ब्रिज के प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध कितना दे रखा है? R दे रखा है। तो देखो इसने क्या दे रखा है, मैं समझा देता हूँ। देखो आपको पता है ये वीडस्टोन बनाया आपने, ऐसे ऐसे करके बनता है ना। ये हमारा वीडस्टोन बना दिया हमने, यहाँ पर भी एक R दे दिया उसने, और यहाँ पर भी बोल रहा है R, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ R है ना। ये दे रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो आप एक चीज़ समझिएगा जरा कि ये क्या है, R है, R है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं, तो R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा इसका। नीचे R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अब ये दोनों 2R किस में हो गए? समांतर क्रम में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2R प्लस 1/2R हो जाएगा, टोटल 1/R का। देखो एलसीएम लोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, या फिर एलसीएम लेंगे तो सेम है भाई, तो हो जाएगा 2/2R। क्या हो जाएगा? 2/2R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/R बचा। 1/R के बराबर आ गया, तो R ही तो आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा R ओम। आ गई मेरी बात समझ में? तो देखा, ऐसे इतने इजी एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके पास, है ना, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज इजी आ रहे हैं। इसको और समझ लेते हैं भाई। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो आपको क्या दे रखा है? V दे रखा है, और आपको I दे रखा है। तो आपको सिंपल क्या निकालना है? XL निकालना है। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? XL। तो XL निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई? XL प्रतिरोध है, तो ये क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा, सिंपल। लेकिन बस मिली एम्पियर को आपको कन्वर्ट करना होगा। कैसे? देखो इसी पे समझा देता हूँ। हमारे क्या है? XL = V/I होता है। तो V/I, V कितना है? 40 वोल्ट, और अपॉन में 80 मिली एम्पियर। मिली के लिए क्या लगाएंगे? 10⁻³ देखो 40 से कितनी बार कट जाएगा? 1/2 बार कट जाएगा। 1/2 कितना होगा? 0.5। 0.5 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा, -3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 500 ओम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 500 ओम। देखा कितना ईजी, कितने ज़्यादा ईजी आपके एमसीक्यूज आए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तो गुड बाय गाइज।